और प्रगति यात्रा के तहत सीएम नीतीश कुमार आज औरंगाबाद आएंगे, जहां सदर अस्पताल परिसर में 34 करोड़ की लागत से नवनिर्मित अस्पताल भवन का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। सीएम के आगमन और उनकी सुरक्षा को लेकर की गई तैयारियों का जायजा लेने जिले के एसपी ने सदर अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने बताया कि सीएम की सुरक्षा के सभी इंतजाम पूरे किए जा चुके हैं। तो आज आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा लगातार चल रही है और सदर अस्पताल के नए भवन का उद्घाटन आज औरंगाबाद में करेंगे, जिसकी समीक्षा पहले से ही की गई है ताकि सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक ना रहे, इसका भी खास ख्याल रखा गया है। आपको बता दें कि जहां भी प्रगति यात्रा पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार पहुंचते हैं, वहां पर विकास योजनाओं की समीक्षा तो करते ही हैं, साथ ही साथ जीविका दीदियों से भी उनका सीधा संवाद होता है। अभी है कार्यक्रम कुछ दिनों में उनकी सुरक्षा, क्योंकि उनकी यह एक कार्यक्रम स्थल है जहां पर उनके द्वारा जहां पर वो आएंगे तो उनकी सुरक्षा को लेकर यहां पर इंतजाम किए जा रहे हैं। कहां पर ड्रॉप गेट, कहां पर बैरिकेडिंग, कहां पर कितने बलों की आवश्यकता होगी, उसका आकलन किया जा रहा है। दिल्ली चुनाव के नतीजे के साइड इफेक्ट सामने आने लगे हैं। कांग्रेस को लगातार तीसरी बार करारी हार मिलने के बाद और पार्टी का खाता तक नहीं खुलने के बाद बिहार के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कटिहार के सांसद तारिक अनवर ने पार्टी को आत्मचिंतन करने की नसीहत दी है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए तारिक ने कहा कि पार्टी को यह स्पष्ट करने की जरूरत है कि वह गठबंधन की राजनीति करना चाहती है या नहीं। तारिक अनवर की इस पोस्ट पर सियासत गर्मा गई है। बिहार में भी ये कांग्रेस ही है जो जातिवाद का जहर फैलाकर अपनी सहयोगी आरजेडी का जो पेटेंट है उसी जमीन को खाने में जुट गई है। 8 फरवरी को ही दिल्ली में मिली बड़ी जीत के बाद बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी ने ये बातें कही थी। बिहार को लेकर कांग्रेस की क्या सोच है, आरजेडी को लेकर कांग्रेस क्या कर रही है, ये बातें पीएम मोदी ने बड़ी ही बेबाकी के साथ कही थी। अब दिल्ली चुनाव के रिजल्ट का बिहार में भी साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कटिहार से सांसद तारिक अनवर ने अपनी ही पार्टी से सवाल पूछते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया। लिखा, कांग्रेस को राजनीतिक रणनीति को स्पष्ट करने की जरूरत है। गठबंधन में रहना है या अकेले तय करें। पार्टी के संगठन में मूलभूत परिवर्तन करना भी जरूरी है। कांग्रेस सांसद ने अपनी ही पार्टी संगठन में मूलभूत परिवर्तन करने की मांग की, जिस पर सियासत गर्मा गई। सत्ताधारी दलों के नेता महागठबंधन पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं विपक्षी दलों के नेता सधे हुए अंदाज में जवाब दे रहे हैं। कांग्रेस के युवराज को गोद में खिलाने वाले तारिक साहब संगठन को लेकर नाराज हैं। अगर उनका मन राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी पार्टी के साथ है तो स्वागत है भाजपा में उनका। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कटिहार से कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर साहब का पोस्ट कांग्रेस पार्टी की बदहाली बताने के लिए काफी है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस पार्टी का बुरा हश्र कर रखा है। उनका ट्वीट जरूर राजनीतिक रूप से चर्चा का विषय है, परंतु तारिक साहब जब भी चाहते हैं तो अपनी भावना से राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत करा देते हैं। वो कांग्रेस पार्टी ही बता सकती है कि उन्होंने किस संदर्भों में अपनी बातें कही हैं। दिल्ली चुनाव परिणाम के बाद विरोधी खेमे में खलबली मची है। कांग्रेस पर मोदी के प्रहार के बाद पार्टी के ही नेता कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जो ये बताता है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक होने का दावा बिल्कुल सही नहीं है। बिहार में अगले कुछ महीने बाद ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में तारिक अनवर के पोस्ट ने सियासी आग में घी डालने का काम कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, पर अभी से सियासी बयानबाजी जोरों पर है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लालू फैमिली पर हमला बोलते हुए ये कहा है कि इसी परिवार के चलते बिहारी शब्द गाली बन गया और अब विजय सिन्हा के आरोपों पर सियासत भी गर्म हो गई है। सवाल है कि आखिर बिहारी को कितने बदनाम किए। बिहार के शब्द को गाली बनाने में यही लोग सबसे ज्यादा हिस्सेदारी और जिम्मेदारी निभाए हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि लालू परिवार के कारण ही बिहारी शब्द गाली बन गया है।
मोतिहारी में विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार की जनता अब लालू परिवार के झांसे में आने वाली नहीं है। तेजस्वी जी और उनके पिताजी जिस सिद्धांत पर चल रहे हैं, बिहार के लोग ऐसे लोगों के कारण पिछड़ रहा है। बिहार की प्रगति और बिहार के शब्द को गाली बनाने में यही लोग सबसे ज्यादा हिस्सेदारी और जिम्मेदारी निभाए हैं। विजय सिन्हा ने लालू परिवार पर बिहारी शब्द को गाली बनाने का आरोप लगाया, जिस पर अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष के नेता जहां लालू परिवार पर हमलावर हैं, तो विपक्ष के नेता पलटवार कर रहे हैं। और लालू प्रसाद जी जिस तरह से आंखों में आंख डाल करके जो बिहारियों का अपमान करते हैं, जो बिहारियों को अपमानित करने का काम करते हैं, उसको स्पष्ट रूप से संदेश देने का काम किया है। बिहार शब्द जो गाली बना है वो भारतीय जनता पार्टी के कारण ही बना है। लालू परिवार ने जंगल राज को कायम किया था, यहाँ पर जातीय संघर्ष को स्थापित किया था, दहशत फैलाने का काम किया था और गुंडा राज यहाँ स्थापित करने का काम किया था। लालू परिवार के कारण ही पिछले 3 दशकों से बिहार और बिहारी बदनाम है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है, पर अभी से सियासी बयानबाजी तेज है। विजय सिन्हा के लालू प्रसाद और उनकी फैमिली पर दिए गए बयान ने एक बार फिर प्रदेश का सियासी तापमान गर्म कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह के साथ पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। बिहार शिक्षा विभाग की ओर से बहुत बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसके तहत जिला शिक्षा पदाधिकारियों के वित्तीय अधिकार खत्म कर दिए गए। साथ ही आउटसोर्सिंग स्टाफ की सेवा समाप्त करने का आदेश भ्रष्टाचार पर कड़े प्रहार के तौर पर देखा जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार का शिक्षा विभाग हमेशा चर्चा में रहता है। इस बार ये अपने बड़े और कड़े फैसले के लिए सुर्खियों में है। ACSS सिद्धार्थ ने अब तक का सबसे बड़ा फैसला भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के मकसद से किया और साफ मैसेज दे दिया कि सरकार और शिक्षा विभाग दोनों ही शिकायतों पर गंभीर हैं और जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं। बदलाव तो पहले भी हुए हैं, लेकिन इस बार अपर मुख्य सचिव S सिद्धार्थ ने तमाम DEO का पावर कट कर दिया। तो एक नजर ACS के लिए इन बड़े फैसलों पर। इसके तहत 1 अप्रैल से DEO को कोई भी वित्तीय अधिकार नहीं होगा। अब कोई भी DEO सिविल वर्क नहीं करा पाएंगे। सिर्फ शैक्षणिक कार्य कराने के ही अधिकार DEO और DPO के पास होंगे। 50,000 तक के कार्य की राशि सीधे स्कूल के खाते में भेजी जाएगी। सिविल वर्क का काम सीधे निगम के माध्यम से किया जाएगा। 31 मार्च से सभी आउटसोर्सिंग व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया जाएगा। सभी आउटसोर्सिंग स्टाफ टर्मिनेट किए जाएंगे। DPM से लेकर PPM तक की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। आपको बता दें कि तत्कालीन ACS के पाठक के फैसले को पलटते हुए शिक्षा विभाग ने अधिकारों को सीमित करने की वजह भी बताई। S सिद्धार्थ को DEO से लेकर DPM और PPM तक की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिस वजह से भ्रष्टाचार और रिश्वत रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया गया। S सिद्धार्थ ने तय किया कि 50,000 रुपए तक की राशि अब सीधे स्कूल के खाते में ही पहुंचेगी। स्कूलों के हेडमास्टर स्कूल के कार्य में सीधे विभाग को पत्र लिखेंगे। सिविल वर्क का काम सीधे निगम के जरिए किया जाएगा। इन फैसलों के आने के बाद विभाग में हड़कंप मचा है। ये कड़े फैसले तब लिए गए जब हाल ही में बेतिया के DEO रजनीकांत प्रवीण के ठिकानों से 3.5 करोड़ कैश के साथ 27 किलो चांदी, 1 किलो सोने के अलावा कई जमीन के कागजात निगरानी की टीम ने जब्त किए थे। प्रवीण जैसे और कई भ्रष्ट घूसखोर अधिकारियों के ऊपर नकेल कसने के मकसद से ACS S सिद्धार्थ ने ये फैसला लिया है। शिक्षा विभाग को भ्रष्टाचार से मुक्त करने में देखना होगा कि अब ये कदम कितने कारगर साबित होते हैं। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रजनीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
तो एक और शिक्षा विभाग के एसीएस सिद्धार्थ करप्शन को लेकर बेहद सख्ती बरत रहे हैं, तो वहीं शिक्षक नेता से एमएलसी बने बंशीधर ब्रजवासी ने खुले मन से भ्रष्ट अफसरों को लेकर ऐसा बयान दे डाला जिस पर विवाद ही खड़ा हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। जूता से पीटेंगे उस पदाधिकारी और कर्मचारी को जो घूस मांगता है। शिक्षक नेता से विधान पार्षद यानी एमएलसी बनी बंशीधर ब्रजवासी ने शिक्षा विभाग में घूसखोरी को लेकर ऐसा बयान दिया जिस पर छिड़ गया है विवाद। पूरा बिहार बिना पैसा का एक काम नहीं होता किसी कार्यालय में। बंशीधर ब्रजवासी ने कहा है कि जो अधिकारी या कर्मचारी घूस मांगते हैं उन्हें जूता से पीटेंगे। समस्तीपुर में विभूतिपुर के सिंघिया बुजुर्ग में विधान पार्षद बनने पर शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी के सम्मान में समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें बंशीधर ने मंच से भ्रष्टाचारियों को जूते से पीटने वाला बयान दिया। सुन लीजिए। जिनको अगर कोई घूस देना है, अगर कोई मांग रहा है तो विजिलेंस से पकड़वाने की में अगर आपको लगता है कि हमको दिक्कत है तो जो भी कर्मचारी जो भी पदाधिकारी घूस मांगता है उसका ऑडियो वीडियो कुछ बना करके लाइए, तय करिए, हमको बुलाइए, हम पैसा देते हैं, उसका पहले वीडियो बना लेंगे, उसका नंबर सीरियल नोट कर लेंगे, पैसा दीजिएगा, उसी जगह पकड़ कर जूता से पीटेंगे उस पदाधिकारी और कर्मचारी को जो घूस मांगता है। मैं पूरे होशोहवास में बोल रहा हूँ या संसदीय सदन में बोल रहा हूँ, लेकिन उसका इलाज कर देंगे क्योंकि घूसखोरी से भाई त्रस्त है पूरा बिहार। बिना पैसा का एक काम नहीं होता किसी कार्यालय में, नीचे से ऊपर तक पूरा भ्रष्ट है। जूता से पीटेंगे उस पदाधिकारी और कर्मचारी को जो घूस मांगता है। घूसखोर कर्मचारी और अधिकारियों को जूता से पीटने की बात पर शिक्षक संघ में ही मतभेद नजर आ रहा है। शिक्षक नेता कह रहे हैं कि शिक्षक समाज के लिए आदर्श होते हैं, ऐसे में इस तरह की भाषा का प्रयोग करना कहीं से भी सही नहीं है। जो शिक्षक नेता के रूप में रहे, क्योंकि समाज के एक आइडल व्यक्ति होते हैं जो शिक्षक के नेतृत्व करता होते हैं, और उनके द्वारा कानून को हाथ में लेने की बात करना कहीं से भी उचित नहीं है। ये कहीं भी शिक्षक समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है और ये निंदनीय है। हम सब शिक्षा विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, लेकिन उसका एक उचित फोरम होता है और एक उचित भाषा होती है, एक मर्यादा में रह करके उसका विरोध होता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का एक उचित तरीका होता है, लेकिन ऐसी भाषा में अराजक स्थिति हो सकती है। घूस लेने वालों पर कानूनी शिकंजा कसा जाता है, कानून के तहत ही उन पर कार्रवाई होती है, और ऐसे में शिक्षक नेता से विधान पार्षद बने बंशीधर ब्रजवासी के बयान से विवाद खड़ा हो गया है। पैसा दीजिएगा, उसी जगह पकड़ कर जूता से पीटेंगे। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश और पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। कोचिंग संचालक और देश के जाने माने शिक्षक खान सर ने एक बार फिर से बीपीएससी परीक्षा के री एग्जाम करने की मांग की है। खान सर ने कहा है कि अभ्यर्थी लंबे समय से धरने पर बैठे हैं, ऐसे में उनका भविष्य खराब हो सकता है। इसे देखते हुए सरकार को अब छात्रों की बात मान लेनी चाहिए और री एग्जाम करा लेनी चाहिए। देखिए, अब ये तो बच्चे इतनी बड़ी संख्या में जो इनके साथ अन्याय हुआ है, अब ये बच्चे लाखों की संख्या में धरना देने जा रहे हैं। अब इन बच्चों का कोई राजनीतिक लाभ उठाएगा तो इसमें क्या बच्चे क्या करेंगे? किसी को थोड़े भगाएंगे सब यहाँ तो। लेकिन अब राजनीतिक लोगों से भी या बच्चों से भी कहते हैं कि ये आंदोलन शुद्ध रूप से बच्चों का था, विद्यार्थियों लोगों से भी कहते हैं कि शुद्ध रूप से ये विद्यार्थी का ही आंदोलन होना चाहिए, तभी जाके हम लोग की सफलता मिलेगी। क्योंकि डायरेक्ट जो अगर देखेंगे स्टेक होल्डर तो बच्चे हैं, इनडायरेक्टली हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग उन्हें पढ़ाते हैं, उनके साथ अन्याय होता है तो हम लोग उनकी आवाज़ बन के एक संगठित कर देते हैं, लेकिन इसका डायरेक्ट स्टेक होल्डर वो बच्चे ही हैं। लेकिन अगर आंदोलन लंबा खींचते जाएगा तो सरकार आंख बंद करके रखेगी तो बच्चे कहाँ जाएंगे? वो कोई प्रदर्शन करने का ट्रेनिंग लेके नहीं आए, उनकी दिल की तकलीफ है जो वहाँ पे इतने देर से रुके हुए हैं। हम लोग का तो एक ही मांगे, हम लोग री एग्जाम लेके रहेंगे, और अगर हम री एग्जाम नहीं लेते हैं तो हम बच्चों, अगर सरकार कहती है कि हम री एग्जाम नहीं लेंगे तो हम पूरे बिहार में यही कहेंगे ना कि हमने अपनी झोली फैला के बच्चों के भविष्य का भीख मांगे और सरकार ने उसमें थूक दिया। यही कहेंगे हम अगर नहीं री एग्जाम होगा तो। लगता हमें पूर्ण विश्वास है कि अब री एग्जाम होगा, और ये हम बच्चों के लिए भी कहते हैं कि अब बहुत जल्दी हम जो बच्चे हैं इनका मेहनत बर्बाद नहीं जाएगा, इनकी मेहनत रंग ला रही है, ये अपने मुकाम तक पहुंच चुके हैं और बहुत जल्दी सरकार पॉजिटिव डिसीजन, हमको जहां तक लगता है कि बच्चों का व्यर्थ जाने नहीं देगा। और इसी बीच राजधानी रांची से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। झारखंड में बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू होगी। 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुरू होगी। फर्स्ट सिटिंग में मैट्रिक की परीक्षा होगी, सेकंड सिटिंग में इंटरमीडिएट की परीक्षा होगी। 3 मार्च तक मैट्रिक और इंटर की परीक्षा चलेगी। बोर्ड परीक्षाओं में 7,83,711 परीक्षार्थी शामिल होंगे।
तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा आज से शुरू हो जाएगी। फर्स्ट सिटिंग में मैट्रिक का एग्जाम होना है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के संदर्भ में सुरक्षा का खास ख्याल रखा गया है। 3 मार्च तक ये परीक्षा चलेगी। रांची से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 7,83,711 परीक्षार्थी कुल मिलाकर इस परीक्षा में बैठेंगे। समस्तीपुर जिले में गंगा में आई बाढ़ के कारण पिछले दिनों काफी तबाही हुई। प्रभावितों को मदद के लिए सरकारी राशि का आवंटन भी हुआ। न्यूज 18 ने अनियमितता और घोटाले का खुलासा कर सबको चौंका दिया था, लेकिन सवाल की खुलासे के बाद कार्रवाई के नाम पर हुआ क्या, ये रिपोर्ट देखिए। समस्तीपुर जिला, जहां से गंगा गुजरती है, वही गंगा जब शांत होती है तो वरदान है, और इसी गंगा में जब बाढ़ आ जाती है तो ये लोगों के आशियाने को पल भर में तबाह कर देती है। बाढ़ का दंश इस इलाके के लोग झेलते रहते हैं, लेकिन बर्बादी के बाद राहत की आस लगाए इन लोगों के उसी राहत राशि पर बिचौलिए कैसे डाका डालते हैं, इस खबर को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। बाढ़ राहत राशि में घोटाला, जी हाँ, ये खबर जैसे ही सामने आई सब हैरान रह गए। गरीबों के आशियाने बाढ़ की भेंट चढ़ गए। गरीबों की राशि का बंदरबाट हो जाता है। शर्मसार करता है ये मामला मोहनपुर और मोहिउद्दीन नगर प्रखंड का, जहां बाढ़ राहत घोटाले का न्यूज 18 ने खुलासा किया, जिसके बाद प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई। समस्तीपुर डीएम जांच कमेटी का गठन करते हैं और कहते हैं कि 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट आ जाएगी और जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई जरूर होगी। उसमें हम लोग मोहनपुर और मोहिउद्दीन नगर दोनों प्रखंड में जितने भी बाढ़ राहत में इस तरह की राशि का वितरण हुआ है, उसके जांच कराने के लिए दल गठित किया गया है और ये लगभग 15 से 20 दिन में इसमें रिपोर्ट दी जाएगी। चौंकाने वाली बात तो ये कि जिन इलाकों में बाढ़ आई ही नहीं, वहां के लोगों के खाते में बाढ़ राहत के 7-7 हजार की राशि का पहुंच जाना, बिचौलियों का बड़ा खेल सामने आ जाना। मोहिउद्दीन नगर और मोहनपुर प्रखंड के कुछ इलाके बाढ़ से प्रभावित जरूर थे, लेकिन मोहिउद्दीन नगर का मदूदाबाद पंचायत बाढ़ प्रभावित था ही नहीं। बाढ़ का पानी यहाँ पहुँचा ही नहीं। सरकारी रिकॉर्ड में भी ये बाढ़ से मुक्त पंचायत है। इसके बावजूद पंचायत के लोगों के अकाउंट में बाढ़ राहत की राशि जरूर पहुंच गई, और ये सब खेल हुआ बिचौलियों की वजह से। इनका जाल इतना बड़ा कि अकाउंट धारी के खाते में 500 रुपए छोड़कर बाकी 6500 रुपए यूपीआई के जरिए बिचौलियों ने निकाल लिए। सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं कि खेल बड़ा है, जांच अगर सही ढंग से हुई तो घोटाला करोड़ों का निकलेगा, जबकि स्थानीय विधायक कार्रवाई की बात कह रहे हैं। डीएम साहब ने कहा है कि लंबी प्रक्रिया है जांच का, क्योंकि जीआर राशि जितनी गई होगी वो मोहिउद्दीन नगर और मोहनपुर ब्लॉक के अंतर्गत गई थी। कुछ पंचायतों में बाढ़ प्रभावित जो भी क्षेत्र थे, तो सबको मिलाया जाएगा और जो लोग भी इसमें दोषी होंगे कोई भी मतलब बचेंगे नहीं। ना ही कोई गबन में एफआईआर दर्ज किया गया, जबकि रिकवरी भी हुई है, और रिकवरी में भी सिर्फ खानापूर्ति हुई है। हजारों लोगों को पैसा गया है, लेकिन 72-77 लोगों का रिकवरी दिखाया गया है। उसके बाद मोहिउद्दीन नगर अंचल से भी बाहर के अंचल में पैसा ट्रांसफर किया गया है, लेकिन इसके लिए अभी कोई जांच नहीं की जा रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सरकार के द्वारा बाढ़ राहत के नाम पर जो सहायता प्रभावित क्षेत्र के गरीबों को दी जानी थी, उस मामले में राशि के बंदरबाट के कितने किरदार हैं, इस खेल में शामिल अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होती है। मुकेश कुमार, न्यूज 18, समस्तीपुर। और पूरे बिहार के साथ साथ कटिहार में भी 1 फरवरी से डीलरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के बैनर तले इस हड़ताल को अब विपक्ष के नेताओं का भी समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर और पूर्व मंत्री रामप्रकाश महतो ने सरकार से पीडीएस डीलरों की मांग सुनने की अपील की है। विक्रेताओं को वो बहुत कम है और उसको बढ़ाया जाए। पिछले 10 साल से शायद उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है। तो ये मांग बिहार सरकार से उन्होंने किया है और हम उनकी इस मांग का समर्थन करते हैं और
आगे इस मामले को बढ़ाएंगे और मुख्यमंत्री को एक पत्र के द्वारा हो, जैसे भी हो, हम उनको संपर्क करेंगे और उनको इस कटिहार जिला फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन की जो मांग है उसको मानने के लिए उनसे निवेदन करेंगे। जन वितरण प्रणाली का जो दुकानदार फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन का डिमांड रहा है, पहले तो था कि भाई कमीशन बढ़ाइए, कितनी आमदनी है इनका एक चार्ट भी इन लोगों ने बनाया है कि कितनी कम आमदनी पर आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। अन्नदाता एक अन्न उपजाता है, लेकिन मुख्य चैनल है ये टीडीएस डीलर। इन लोगों का डिमांड है कि या तो हमको कमीशन सम्मानजनक दीजिए, नहीं तो 30,000 रुपया हमको अनुदान दीजिए। पूर्णिया के जीएमसीएच यानी राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में जल्द ही 100 बेड की और वृद्धि की जाएगी। इसके बाद यहां मरीजों के लिए 400 बेड की सुविधा उपलब्ध होगी। जीएमसीएच के प्रिंसिपल डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा का कहना है कि यहां पर जल्द ही कैंसर की जांच और इलाज भी शुरू होगा, जिसके लिए सुविधा विकसित की जा रही है। अस्पताल की क्षमता 500 बेड तक करने की योजना है। उसमें आवश्यकता आधारित फैकल्टी का पदस्थापन करें। बिहार में फैकल्टी का अभी अभाव है, क्योंकि आए दिन नए नए जगहों पर आबादी के हिसाब से मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है। फैकल्टी नहीं होने से क्या समस्याएं होंगी कॉलेज के? यहाँ जीएमसीएच की सर क्या स्थिति है, अभी कितनी कमी है यहाँ पे? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अभी फैकल्टी 70% कम है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।